नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और यह 29 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है ब्रीफ रिप्रीव और ये बात करता है कि पाकिस्तान को अब कुछ समय और मिल गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों का पालन करने के लिए। लेकिन एडिटोरियल ये कहता है कि पाकिस्तान इन नियमों के पालन में अब पीछे नहीं हट सकता है अगर उसे ग्रे लिस्ट से बाहर आना है या फिर ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। तो यहाँ बात होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और इसने अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है। तो आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले समझते हैं कि मसला क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको इसके फ्रेंच एक्रोनिम गाफी के नाम से भी जाना जाता है। तो एफएटीएफ जो संस्था है, ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग के तरीके से काम करती है और इसका मुख्य जो फोकस है वो है कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो आतंकवादी वित्त पोषण है उसके खिलाफ और ये जो धन शोधन की घटनाएं हैं इसके खिलाफ ये काम करती है। और जो सारे देश इसके मेंबर हैं उन पे ये दबाव बनाती है कि आप इसके खिलाफ कार्य करें। और वर्तमान में इसके 39 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें कि 2 ग्रुपिंग्स भी शामिल हैं, जो कि एक है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और दूसरी है यूरोपियन कमीशन। तो ये 37+2 है। और एक ऑब्जर्वर कंट्री है जो कि इंडोनेशिया है। भारत इसका सदस्य 2010 से बना है, जबकि 2006 से भारत इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था। तो आइए अब देखते हैं कुछ और खास बातें कि एफएटीएफ ने अभी हाल में ही क्या निर्णय लिया है। तो अभी हाल में ही एफएटीएफ ने अपनी प्लेनरी मीटिंग होती है, जो सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसी भी संस्था की, उसकी मीटिंग को प्लेनरी मीटिंग कहा जाता है। तो एफएटीएफ की प्लेनरी मीटिंग साल में 3 बार होती है और इस प्लेनरी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कोविड-19 के चलते पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में हैं, और ऐसे वर्तमान में 18 देश हैं, और जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं उसमें 2 देश हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन सभी देशों को और कुछ समय दिया गया है कि वो अपना क्या उन्होंने एक्शन लिए हैं इसके बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरीके से जो आतंकवादी वित्त पोषण है और धन शोधन की घटनाओं में कमी लाई है। और यहाँ एक और बात जानने की है कि एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया है, यानी कि 27 चीज़ों पे काम करने के लिए कहा गया है, जिसमें से पाकिस्तान ने अभी करीब 14 मुद्दों पे काम किया है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। लेकिन कई चीज़ों पे काम करना अभी रहता है और ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं टेररिज्म की फाइनेंसिंग से और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से। और पाकिस्तान को सारे काम कर लेने थे अक्टूबर 2019 तक, लेकिन उसके बाद से उसको लगातार 2 एक्सटेंशन मिल चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि अभी हाल में ही यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है US 2019 कंट्री रिपोर्ट फॉर टेररिज्म। और इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है कि टेररिज्म पे कैसे उसका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है और उसने जो टेरर ग्रुप्स हैं जो उसकी धरती से काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, जैसे कि लश्कर तैयबा। और तो और पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर 4 भारतीय इंजीनियर्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की कोशिश भी की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहाँ भी यूएस ने वीटो किया है इसको। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट के अंतर्गत होते हैं और ये रिजोल्यूशन पास हुआ था 1999 में। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका नाम है यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी ऑन डेजिग्नेटिंग टेरर एंटिटीज़। और अभी यूएस ने जो वीटो किया है जिसमें एक भारतीय इंजीनियर को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के प्रस्ताव लेकर आए थे पाकिस्तान और चाइना, उन इंजीनियर का नाम है मिस्टर
डोंगारे, और वो एक भारतीय इंजीनियर हैं जो कि अफगानिस्तान में कार्यरत हैं। और हमें यहाँ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो देश मॉनिटरिंग के अंतर्गत हैं, इंक्रीज मॉनिटरिंग जिनकी की जा रही है FATF के द्वारा, उन्हें ग्रे लिस्ट में होना कहा जाता है। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ये हाई रिस्क कंट्रीज या जुरिस्डिक्शन है, और अभी फिलहाल ये ईरान और नॉर्थ कोरिया ही 2 देश हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान और जो अन्य देश अभी FATF की कार्रवाई का वेट कर रहे थे, उन्हें कुछ और समय दे दिया है कि जो उन्हें एक्शन पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर वो और काम कर सकें। और ये हुआ है कोविड-19 की वजह से। और ये निर्णय FATF ने अपनी प्लेनरी मीटिंग में लिया जो कि पेरिस में हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और एडिटोरियल बताता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करती है, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये UN के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन ये UN एजेंसी नहीं है। और FATF को इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, G7 समिट हुआ था पेरिस में उसके द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। और अब पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय ये है कि इन 27 पॉइंट एक्शन प्लान जो कि FATF ने दिया है, उसमें से पाकिस्तान सिर्फ 14, जो कि उसका ही दावा है, उन पे काम कर पाया है। और अभी कई सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है, जिनमें कि आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए तंत्र में सुधार करना ये है, दूसरा हवाला लेन देन पर रोक लगाना और अपने कानूनों में संशोधन करना, तथा आतंकवादी समूहों को मिलने वाली जो कैश फ्लो है, नकदी है, उस पर भी प्रतिबंध लगाना। और तीसरा है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा प्रतिबंधित समूहों के अभियोग को पूरा करना, तथा इन प्रतिबंधित समूहों द्वारा संचालित मदरसों को औपचारिक स्कूलों में परिवर्तित करना, जो कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इन सारे विषयों पर काम करने के लिए पाकिस्तान को जो आतंकवादी संस्था उसके मिट्टी से ऑपरेट कर रही है, उन पे लगाम कसने की ज़रूरत होगी, जो कि पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दोनों ही वहाँ डीप स्टेट की भूमिका में हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध भी अच्छे हों, और यही इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का उपयोग करते हैं अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। और इनके थ्रू पाकिस्तान भारत के साथ असिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है काफ़ी समय से। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे एक्शन लेना। और एडिटोरियल बताता है कि ये तीसरी बार है कि पाकिस्तान FATF की नज़र में आया है। इससे पहले 2008 में और 2012 से 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। और बार बार पाकिस्तान के FATF की नज़र में आने का सीधा सा मतलब यही है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को गंभीरता से नहीं लिया है। और एडिटोरियल बताता है कि US की भी जो रिपोर्ट है हाल ही में आई है, उसमें भी पाकिस्तान को ये कहा गया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए एक सुरक्षित आश्रय बना हुआ है। और ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान ने जब टेररिस्ट पे कार्रवाई की भी है, तो ये कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की है, और उनके ऊपर जो कड़े सेक्शंस लगाने चाहिए कानून के, वो नहीं लगाए गए हैं, और उन पे ज़्यादातर मामले काफ़ी लोअर लेवल के लगाए गए हैं। और सबसे हद तो तब हो गई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को शहीद के रूप में संदर्भित किया, और जिसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है। लेकिन इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा पाकिस्तान की संसद में कहना दिखाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया है, जो विश्व भर में टेररिस्ट माना जाता है उसके बारे में, और टेररिज्म के बारे में जनरली अगर बात की जाए तो। और आगे एडिटोरियल ये बताता है कि पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा रहा है कि तालिबान के साथ जो पीस डील नेगोशिएट हो रही है, उसमें पाकिस्तान की एक अहम भूमिका है, क्योंकि तालिबान के साथ जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो पाकिस्तान की मध्यस्थता के साथ ही हो पा रहा है। और इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी सी लीवरेज मिलती है कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा लिए गए एक्शन को थोड़ा डिले जरूर करा सकता है, लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि अंततः उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दिए गए जो एक्शन पॉइंट्स हैं उन पे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल बॉडी ना होके एक टेक्निकल बॉडी के रूप में काम करती है। और FATF के मामले में ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान
दूसरे देशों के दबाव में तो इतना नहीं आया है। जब उससे भारत ने कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा मत दीजिए, या यूएस ने भी कहा है, तब भी पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जब FATF ने दबाव दिया है तो पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हुआ है। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं से फंडिंग बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो इस वजह से भी पाकिस्तान इस चीज़ से बचना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसे किसी भी ब्लैक लिस्टिंग का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अंत में एडिटोरियल ये भी कहता है कि इन सारी बातों के अलग भी पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आतंकी समूहों को खुली छूट देना पाकिस्तान के हक में भी नहीं है। और पाकिस्तान भी लगातार कई सालों से ये कह रहा है कि टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम खुद पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने की है कि पाकिस्तान हमेशा से गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में डिफरेंस बताता रहा है। और उसके हिसाब से गुड टेररिस्ट वो हैं जो कि कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, या अफगानिस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, या धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जबकि बैड टेररिस्ट वो हैं जो कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद फैला रहे हैं। और ये बिल्कुल ही गलत विभाजन है। एक टेररिस्ट सिर्फ एक टेररिस्ट है और उसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। और भारत की भी यही पॉलिसी है। भारत इस तरीके के भेद को नहीं मानता है और भारत कहता है कि टेररिस्ट सिर्फ टेररिस्ट है। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है कि वो स्टैंडर्ड्स और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाए लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ काम करे, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को भी बनाए रखे। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में G7 समिट के दौरान, जो कि पेरिस में हुआ था। ये प्रीलिम्स के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद होना चाहिए। और पहले ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड संस्था थी, लेकिन 2001 में जो 9/11 इंसिडेंट हुआ USA में, उसके बाद से इसमें जो टेरर फाइनेंसिंग है, कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, उसको भी शामिल कर लिया गया है एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है कि FATF की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है FATF प्लेनरी, और ये साल में 3 बार मीटिंग करती है। और FATF एक मुख्य भूमिका निभाती है जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ। और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन ये UN की एजेंसी नहीं है। और हमें FATF ब्लैक लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो 2 लिस्ट ये मेंटेन करते हैं, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCT। और ये वैसे देश हैं जो कि FATF के अनुसार मदद नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। फिलहाल में FATF के 39 मेंबर हैं, जिसमें कि 2 ग्रुपिंग्स भी शामिल हैं। एक है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, दूसरी है यूरोपियन कमीशन। तो ये 37 + 2 = 39 है। और भारत इसका सदस्य है 2010 से, और इससे पहले भारत 2006 में ऑब्जर्वर बन गया था FATF का। और FATF का एस्टेब्लिशमेंट 1989 का है G7 समिट से, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और FATF में फिलहाल में एक ऑब्जर्वर देश है, सऊदी अरेबिया अब इसका मेंबर बन चुका है, तो सिर्फ इंडोनेशिया इसका ऑब्जर्वर है। तो आइए अब देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आप पैसा कहाँ से आ रहा है उसको छुपा लेते हैं, और ये किया जाता है जो आपको गलत रूप से धन प्राप्त हुआ है, यानी कि या तो किसी क्राइम से जुड़ा हुआ धन है वो, या किसी भी गलत तरीके से बचाया हुआ धन है। जो उसका गलत सोर्स है उसको आप छुपा कर उसको दिखाते हैं कि वो आपको एक लेजिटिमेट सोर्स से मिला है, यानी कि जो एक लीगल सोर्स है वहां से वो धन अर्जित किया हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा किसी न किसी सीरियस क्राइम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन इत्यादि। और अगर IMF की बात मानी जाए तो उनके अनुसार वर्ल्ड GDP में जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है वो है करीब करीब 2 से 5%। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, और इसको आप आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से काम करता है, तो इसमें 3 स्टेज का प्रोसेस होता है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया है उसको जो
लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें डालें। तो किसी ने अगर ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया है और वो जाके उसको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत डाल देता है तो वो प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा है लेयरिंग। इसमें होता है कि आप जो सोर्स ऑफ मनी है उसको छुपाते हैं और कई सारे ट्रांजैक्शंस और बुक कीपिंग का सहारा लेते हैं कि वो पता ना चले कि वो पैसा कहाँ से आया है। तो एंट्री घुमाना जैसा इसको कहा जाता है। तो आपने गलत सोर्स से पैसा कमाया लेकिन उसको आपने बुक कीपिंग और कई सारी जगहों से घुमा के पैसे को बैंकिंग सिस्टम में ले आए। तो यहाँ प्लेसमेंट भी हो गया और लेयरिंग भी हो गए। और इसके बाद होता है इंटीग्रेशन, कि ये जो पैसा इस तरीके से आपने अब ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील कर दिया है, उसको फिर एक बैंकिंग सिस्टम से आप बाहर निकालेंगे और उसको फिर से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग की साइकिल काम करती है, जिसमें कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन 3 स्टेप शामिल हैं। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है FATF के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका फ्रेंच एक्रोनिम भी आपको पता होना चाहिए जो कि गाफी है। और ये क्या UN की एजेंसी है? तो ये UN की एजेंसी नहीं है। और फिर आपको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। और ब्लैक लिस्ट में अभी फ़िलहाल में 2 देश हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ये 2 देश हैं। और अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या FATF अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, जो कि कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। दूसरा, भारत के स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है कि भारत ने क्या कदम उठाए हैं फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और इसमें संशोधन लाया गया है 2012 में। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उसके फाइनेंसिंग के जो रास्ते हैं वो रुक जाएंगे, और जो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थान से वो काफ़ी कर्जा लेता है तो उस पर भी रोक लग जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो उसको चाहे अनचाहे में भी कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। तो ये था इस एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।